अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शिराजी। नाज़रीन, इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालतों की जानिब से तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लिमान के ख़िलाफ़ फैसले आए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उन तमाम अफराद को जिनको 10-10 साल की सज़ाएँ उनको डी नोटिफाई किया। और अब उससे अगला मरहला गोया कि कायदे इख्तलाफ वो सैनेट में शिबली फराज साहब हों या फिर कौमी असम्बली में उमर अयूब साहब, अब उनके दफातर भी खाली कराए जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि अब 60 रोज़ का वक्त होता है इलेक्शन कमीशन के पास। इन नशिस्तों पर अब लगता है कि ज़िमनी इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा है कि मखसूस नशिस्तों पर एक गोया के तवील अरसे तक केसेस चलते रहे, उनका फैसला हुआ। अब 9 मई के मुकदमात का हो रहा है। अब इस दौरान जो हुकूमती इत्तेहाद है, हम कह सकते हैं उसे, जिसमें पीपल्स पार्टी भी एक तरह से शामिल है, उसे ऐवान में 2/3 अक्सरियत भी हासिल हो चुकी है। और अब ये जो ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं, लगता है ये इसको लेके अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई है, उनमें भी क्या तय पाया है। और मोर इम्पॉर्टेंटली जितनी तेज़ी से इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के लोगों को डी नोटिफाई कर रहा है और फिर अपोजिशन के गोया के दफातर खाली कराए जा रहे हैं, ये कितना अमल दुरुस्त है और इससे क्या जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो कहीं डीप तो नहीं होने जा रहे। तो हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नईर उसारी, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहला मेरा सवाल तो ये है कि पार्टी पोजीशन जो भी हो कि किसी मामले पे, क्योंकि पार्टी जब कोई लेती पोजीशन तो आपको उसी को लेकर आगे चलना पड़ता है, लेकिन क्योंकि आपका लॉ का बैकग्राउंड भी है तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सर, ये जो 9 मई के मुकदमात में जिस तरह सज़ाएँ हुई PTI के लोगों को, फिर उसके बाद जितनी तेज़ी से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लोगों को डी नोटिफाई कर रहा है और अब कहा यह जा रहा है कि अपोजिशन जो लीडर्स हैं उनके दफातर भी खाली कराए जा रहे हैं, सर कितना आपको ठीक लगता है? क्योंकि इस पर तनकीद न सिर्फ PTI बल्कि कुछ और भी लोग कर रहे हैं कि जो हुकूमती हल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। शुक्रिया। गुजारिश यह है कि ये जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, ऑब्वियसली ये एक अदालत ने उनको कन्विक्ट किया, सज़ा दी है। तो ज़ाहिर है कि आइन में मौजूद है कि डिस्क्वालिफिकेशन जब हो जाए बतौर मेंबर तब भी इलेक्शन कमीशन उनको डी नोटिफाई करता है। उसमें यह बात ज़रूर है कि अगर ड्यूरिंग मेंबरशिप किसी की डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, कन्विक्शन या सम अदर रीजंस, तो फिर स्पीकर या चेयरमैन सेनेट वो लिखता है इलेक्शन कमीशन को, अगर वो अदरवाइज़ नहीं समझता कि ये नहीं बनती तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल उसको डी नोटिफाई कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेसिकली जो प्रिंसिपल है कि नोबडी शुड बी कंडेम्ड एंड हर्ड, तो फैसला तो आइन और कानून के मुताबिक ही होता है। लेकिन कन्विक्शन उनकी हुई है, उस कन्विक्शन को ऑब्वियसली उन्होंने अपीलेट फोरम पे चैलेंज तो करना है। और ये बात भी कहीं आइन में, ये कानून में ये दर्ज नहीं है कि डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद कितना अरसा वो इंतज़ार करें। वो देर एंड देन भी हो सकती है। और आप ये देख लें कि मसलन रेजिग्नेशन के बारे में जो है, अगर कोई मेंबर रिज़ाइन करता है अपनी सीट से स्पीकर के सामने और या चेयरमैन सेनेट के सामने, तो वो अंडर द रूल्स वो लाजम है कि स्पीकर और चेयरमैन उसी वक्त एक्सेप्ट करें। और जब वो एक्सेप्ट हो जाए तो उसके बाद बिला ताख़ीर उसको डी नोटिफाई करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन करता भी है। लेकिन ये एक जुडिशल समझता हूँ कंट्रोवर्सीज़ हैं जो उसको एजिटेट PTI पे भी कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें एजिटेट कहाँ होती हैं? सड़कों पे तो नहीं होती, और एहतजाज के ज़रिए तो रिलीफ नहीं मिलता। ऑब्वियसली ये जुडिशल फोरम पे ही जाएंगे और इनको जुडिशल फोरम पे जाके अपना केस प्लीड भी करना चाहिए और रिलीफ भी मांगनी चाहिए। जहाँ तक आपने ये कहा कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन के जो ऑफिसर्स हैं उनको डी नोटिफाई कर दिया और उनको ऑफिसर्स खाली करवा रहे हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन तब थे कि वो पार्लियामान के मेंबर थे, कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबर थे। जिस दिन उनको इलेक्शन कमीशन कहे कि ये मेंबर नहीं रहे, तो उसके बाद ये तो फिर स्पीकर और चेयरमैन का ये तो इख्तियार है कि वो नया प्रोसेस शुरू करें लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। तो इसमें हेस्ट वाली बात नहीं है। लेकिन PTI वालों को यही था कि वो अपने जुडिशल फोरम पे अपने मामलात को लेके जाएं, केसेस कंटेस्ट करें, वहाँ से रिलीफ मांगें।
अपील्स में जाएं, ये उनके लिए रास्ता है। लेकिन बुखारी साहब इनफैक्ट जैसे आपने भी कहा कि अभी कम से कम 2 एपलेट फोरम तो मौजूद हैं जो जिनको उन्होंने अभी तक वहाँ पे गए नहीं हैं, तो जब तक किसी भी सज़ा को आखिरी फोरम तक इस्टेब्लिश नहीं हो जाती तो आपका क्या ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को इंतज़ार करना चाहिए था तब तक? और इसके साथ जुड़ा सवाल ये है कि सर अगर दोनों ऐवानों में अगर ये अपोजिशन के लीडर्स ना हों तो फिर हाउस के बिजनेस को चलाना मुमकिन रहेगा? क्योंकि तहरीक इंसाफ का तो कहना ये है कि किसी और को नॉमिनेट करने नहीं जा रहे, अगर होंगे तो यही होंगे, नहीं है तो फिर नहीं है। देखिए, गुजारिश ये है कि ये आइन में कहीं भी दर्ज नहीं है और इलेक्शन एक्ट में भी कहीं दर्ज नहीं है, और जो नेशनल असेंबली के सेनेट के रूल्स हैं कि जी डिसक्वालिफिकेशन किस स्टेज पे, ट्रायल कोर्ट की स्टेज पे हो या अल्टीमेट की स्टेज पे हो, तो फिर जैसे पटिशन जो है इलेक्शन पटिशन्स 5-5 साल उनकी फेट ही डिसाइड नहीं होती, असेंबली टर्म पूरी कर जाती है, इलेक्शन पटिशन डिसाइड नहीं होती। तो आप यही चाहते थे कि ये जो क्रिमिनल केसेस हैं ये डिले होते रहे, और आप देख लें इनका कंडक्ट अपना भी, पीटीआई के लॉयर्स ही पेश ही नहीं होते थे। वो आप तोशाखाना केस में देख लें, इमरान खान बयान देने को नहीं आता था, डिलेइंग टैक्टिक्स होते थे, और कोई कानून में ये कहीं बार नहीं है कि ट्रायल कोर्ट की कन्विक्शन हो तो वो डिसक्वालीफाई नहीं हो सकते, अल्टीमेटली अपीलेट फोरम की डिसीजन तक वेट किया जाए, ऐसी कोई बात दर्ज नहीं है। बाकी आपने कहा जी वो लीडर ऑफ अपोजिशन के बगैर पार्लियामेंट, बाकी मेंबरान इनके बात हैं, अगर ये अकॉर्डिंग टू रूल्स नॉमिनेट नहीं करते किसी को तो फिर ये है कि ये रूल्स में मौजूद है कि अपोजिशन बेंचेस के जिसके पास मेजॉरिटी होगी, मेजॉरिटी वो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। ये अमेंडेड रूल्स है 2012 के सेनेट में और नेशनल असेंबली के भी हैं, क्योंकि पहले इख्तियार स्पीकर के पास था, लेकिन उसके बाद अमेंडमेंट रूल्स के बाद ये इख्तियार अपोजिशन बेंचेस के पास है कि जिसके पास मेजॉरिटी होगी अपोजिशन की वोट्स की, वो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। तो वो प्रोसेस स्पीकर और चेयरमैन सेनेट करवा लेंगे प्रोसेस वो। और आपके ख्याल में फिर मौलाना फजल रहमान साहब दोनों ऐवानों में लगता है कि अपोजिशन की क़यादत फिर उनके पास आ सकती है, ऐसे ही है सर? देखिए जी, रूल्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल अपोजिशन बेंचेस से मांगेंगे कि नाम दिए जाएं और अपने सपोर्ट में जो अपोजिशन मेंबर्स हैं उनके सिग्नेचर्स के साथ वो रिकमेंडेशन आनी चाहिए। जिसके पास मेजॉरिटी होगी वो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, चाहे वो मौलाना साहब के हों या किसी दीगर जमात के हों। सही। और सर इनफैक्ट कल मुलाकात भी हुई है, इसी कॉन्टेक्स्ट में थी, क्योंकि लगता तो ये है कि फिर लाजिम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे, अगरचे माजी में हमने देखा कि जब इलेक्शन के निकात 90 दिन के मामले पे जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी उस वक्त इतनी तेज़ी से अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन अब लगता है कि इलेक्शन कमीशन बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ये ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से कल मुशावरत थी, कुछ हवाले से कुछ सीट एडजस्टमेंट होने जा रही पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान, उस मुलाकात में क्या हुआ सर? यकीनी तौर पे आप सेक्रेटरी जनरल हैं तो आपके नॉलेज में होगा। नहीं, बात यह है कि आपको ये पता है कि अगर कोई सीट वेकेंट हो जाती है, कोई वैकेंसी आ जाती है नेशनल असेंबली या सेनेट की, तो वो आइन में लिखा है विदिन 60 डेज इलेक्शन होने होते हैं, तो वो तो इलेक्शन उस टाइम फ्रेम में ही होंगे। और सेकेंडली कल की जो मुलाकात है, मुलाकात में से पहले तो मेरी चेयरमैन साहब से ज़रूर मुलाकात थी, लेकिन उनकी मुलाकात के बाद मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई क्योंकि वो कराची चले गए, इस्लामाबाद में नहीं है। तो हम अलायंस में उनके साथ हैं। ऑब्वियसली अगर PMLN की लीडरशिप ने कोई बात की होगी तो मेरी क़यादत के नॉलेज में होगी, और मेरी क़यादत पर ऑब्वियसली अगर मुनासिब समझेगी तो CEC को बुला लेगी कोई अगर मेजर डिसीजन लेना हुआ। लेकिन आप ये देखें कि इलेक्शन अभी बाय इलेक्शन लाहौर में तो हो रहा है, लेकिन बाकियों पे जो KPK के इलेक्शंस थे उसमें तो उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ, और ये भी अभी कोशिश करेंगे अपने रिलीफ लेने के लिए हाई कोर्ट से। तो लेट्स सी क्या सिचुएशन सामने आती है और पॉलिटिकल सिचुएशन क्या बनती है, लेकिन क़यादतें आपस में मुशावरत ज़रूर करेंगी, और मेरा ख्याल अभी बहुत कबल अज़ वक्त होगा ये बात करने की हम हमारा क्या प्रोसेस होगा इलेक्शन में, या हमारी पार्टिसिपेशन किस हद तक होगी, किस हद तक नहीं होगी, अलायंस क्या बनेगा। लेकिन ये अभी ये इस पे डेलिब्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और जमातें आपस अदालती स्टे की सर बात की तो शिबली फराज साहब और उमर अयूब के मामले पे वैसे पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे किया हुआ है, बट
लगता है कि इलेक्शन कमीशन उसको इग्नोर कर रहा है, क्योंकि जिस तरह उनको डी नोटिफाई किया गया तो लगता है कि उनको पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है इलेक्शन कमीशन। देखिए, कंफर्टेबल होना ना होने बात है कि एक वर्डिक्ट की, जुडिशल वर्डिक्ट जो हो उसको तो मानना पड़ता है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है या कोई और अदारा हो। हाँ, उस ऑर्डर को अगर अपीलेट फोरम जो है, जो ऑब्वियसली डीबी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट हो सकती है, वो जब तक उस ऑर्डर को रिवर्स ना करें, अदरवाइज जो ऑर्डर फील्ड में है उसको तो ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा और उसको मानना भी पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें बड़ी हाइपोथेटिकली क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो लेट्स सी, अभी ऑल्दो कि अभी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में समर वेकेशंस है, लेकिन बेंचेस काम कर रहे हैं। आप ये भी देखें कि बेंचेस जो अर्जेंट मैटर्स हैं उस पर बेंचेस काम करते हैं। तो लेट्स सी ये पीटीआई वाले अपने केसेस को जुडिशल फोरम पे कैसे एजिटेट करते हैं। देखिए बुखारी साहब, आप क्योंकि लॉ का बैकग्राउंड अगेन सर, अगर इस दौरान जिमन इलेक्शन हो जाते हैं, इनकी जगह पे नए लोग आ जाते हैं और अगले फोरम पे जाके सजाएं कलअदम करार दे दी जाती हैं सर, तो इन चीज़ों को रिवर्स बैक करना तो मुमकिन नहीं होगा। जो नए लोग आ चुके होंगे वो चाहेंगे कि वो चले जाएं, फिर दोबारा पुराने लोग उन सीटों पे आके विराजमान हो। ये तो नहीं हो सकता ना सर। देखिए, नो डाउट कॉम्प्लिकेशंस तो ज़रूर सामने आ सकेंगी, लेकिन आपको याद होगा कि जो डिसोल्यूशन थी जुनेजो गवर्नमेंट की, जुनेजो गवर्नमेंट जब डिसॉल्व की गई थी तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, जनरल मुशर्रफ के इक़दामात को उन्होंने कहा था गैर आइनी है, लेकिन क्योंकि अभी कौम इलेक्शन प्रोसेस में चली गई है तो इसलिए ये इलेक्शन होने चाहिए। डू यू रिकॉल दैट? बिल्कुल ऐसे, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे है। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़रूर है, लेकिन इन कॉम्प्लिकेशंस को बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को मद्देनज़र रखना चाहिए, देखना चाहिए। और फिर ये कब भी इशू जब अपीलेट फोरम पे होगा तो उन बेंचेस को भी एग्जामिन करना पड़ेगा कि ये अगर हम इसको अर्ली डिसाइड नहीं करते तो फिर या बिलेटेड स्टेज पे डिसाइड होता तो ये इलेक्शन प्रोसेस का जो सिलसिला हुआ ये बड़ा फ्रूटलेस हो जाएगा। तो इसलिए या इसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी जो हमारी जजमेंट इलेक्शन प्रोसेस के बाद आती है। तो इस पर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वक्त पे डिसीजन आने चाहिए अपीलेट फोरम से। सही। और लास्टली सर कमेंट आपको चाहूँगा कि 27वीं तरमीम की बात बार बार हो रही है, कुछ तो है सर कि कुछ ये इस तरह की विस्परिंग होती है, तो आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में इस हवाले से भी कुछ तैयारियाँ हो रही हैं? देखिए जी, अभी तक तो ये खाली क्या सराइयाँ हैं और ख़बरें मीडिया पे चल रही हैं, लेकिन मीडिया वालों को खुद नहीं पता कि 27वीं तरमीम में क्या हो रहा है, कौन से आर्टिकल्स अमेंड हो रहे हैं। मैंने कल तो आप तो आईनी अदालतें बनाना चाह रहे थे ना साहब, तो बेंचेस बने हुए, आपकी ख्वाहिश थी कि मेरी बात तो सुन लें, जी जी मेरी बात तो सुन लें आप शादी साहब। आईनी अमेंडमेंट कौन, हुकूमत लाना चाहती है ना, पीपल्स पार्टी तो नहीं ला रही। जब हुकूमत लाना चाहती है तो वो फिर मेरी क़यादत से बात करेगी, जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है वो डिस्कस करेगी, मेरी जमात अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में डिस्कस करेगी। लेकिन अभी ये बहुत सारी हवा में बात है, ख़याम ख्याली है या प्रिजम्पशन है कि फ़लाँ आर्टिकल्स किए जाएंगे, अमेंड किए जाएंगे। कल दोपहर तक तो मैंने कहा, जब चेयरमैन साहब से मैं मिला था उस वक्त तक तो उनके साथ कोई कंसल्टेशन नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की या 27वीं तरमीम लाने की। उसके बाद कल शाम जब चेयरमैन साहब की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई, उसमें कोई डिसीजन हुआ तो वो मेरे नॉलेज में नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि जब वो प्रपोज करेंगे तो पहले तो मेरी जमात की क़यादत अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी में डिस्कस करेगी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में भी डिस्कस करेगी कि ये प्रपोजल्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर हमारा क्या मौक़िफ़ होना चाहिए। तो मौक़िफ़ वो होगा जो हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी और हमारी सीसी डिसाइड करेगी, और हमारी क़यादत उस पर उसको अनाउंस करेगी, क्योंकि हमारी क़यादत हमेशा कंसल्ट करती है अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी को भी और सीसी को भी। बहुत शुक्रिया सैयद नहीर हुसैन बुखारी, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ के कायदीन में से किसी से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि सारी सूरत हाल पर उनका मौक़िफ़ क्या है।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि इंसदाद दहशतगर्दी के अदालतों से सज़ाएँ तो हो गई, अब उसके बाद हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई कर दिया आपके अरकान को, और कल के दिन हमने देखा कि फिर चैम्बर्स तक खाली करवाए जा रहे हैं कायदे से मतलब वो सेनेट में हों शिबली फराज साहब या फिर उमर अयूब साहब हों कौमी असम्बली में। सर अब क्या करेंगे, क्योंकि इन तमाम अफराद ने अपने आप को सरेंडर तो किया नहीं है, तो आप इन अदालतों से रिलीफ लेने का आपका कोई प्रोग्राम है कि नहीं है, या फिर अगेन इसी तरह गोया कि अदालतों से बाहर ही मामलात को देखना चाहेंगे? स्ट्रैटेजी अगली है क्या, क्योंकि जब तक अदालतों में वापस आएंगे नहीं सर तो तब तक ना रिलीफ मिलने वाले हैं, और ना ही जो आप इलेक्शन कमीशन पे इस वक्त तनकीद कर रहे हैं कि बड़े हेस्ट में बड़ी जल्दी में चीज़ों को निपटाया जा रहा है, वो कोई आपका मेरे ख्याल में बयान या फिर दुरुस्त साबित होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने तो जो करना था कर लिया, मगर उसके बाद जिस तरह से आप में उमर अयूब साहब ने पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया था, और जिस तरह से लतीफ़ चित्राली साहब को स्टे दिया गया था कि जब तक जजमेंट फाइनल ना हो जाए, अभी एपलेट रेमेडीज़ बकाए हैं, अभी तो बल्कि लिमिटेशन पीरियड भी एक्सपायर नहीं हुआ अपील फाइल करने का, तो इतनी उजलत दिखाई गई कि ना सिर्फ डी नोटिफिकेशन किया गया उमर अयूब साहब का और दीगर हमारे अरकान कौमी असम्बली का, साथ ही साथ कल स्पीकर साहब ने 8 बंदों के डी नोटिफिकेशन पे अमल दरामद भी कर दिया। हालांकि स्टे ऑर्डर मौजूद था जो कि जो है ना इखलाकन नहीं करना चाहिए था। अभी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को एवेल्यूएट करते, उस पर लीगल ओपिनियन सीख करते, उसके बाद करते, इतनी जल्दी क्या थी। मगर है कि ये समझ से बालातर है, जल्दी में ये किया गया। मगर ये है कि पीटीआई अपनी लीगल रेमेडीज पूरी एग्जॉस्ट कर रही है सिस्टम के अंदर रहते हुए, जैसा इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल ली, अब उसके बाद अगला स्टेप यही होगा। जैसा जरताज गुल साहिबा की तो अपीलें भी फाइल हो गई हैं, मेरे ख्याल से मंडे या ट्यूसडे में वो एज ऑब्जेक्शन केस भी लाहौर हाई कोर्ट में लगने जा रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला इनकी भी लग जाएंगी। और जिस तरह से आपने जजमेंट को खुद असेस कर लें या किसी टेक्निकल लीगल एक्सपर्ट से असेस कराएं, मतलब उनका ना सर है ना पैर है, ये खड़े होने वाली तो है नहीं। मगर है कि जिस तरह से एक लीगल प्रोसेस में डाल दिया गया और लग यही रहा है कि चाह रहे हैं कि इनको किसी तरह से 6 महीने साल इसी तरह अदालतों में खींचा जाए। सही, लेकिन उमैर साहब इनफैक्ट ब्रेक से पहले हमारी नईर हुसैन बुखारी साहब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गुफ्तगू हो रही थी, उनका ख्याल तो ये है कि आपको फौरी तौर पे अदालतों की तरफ आना चाहिए था, और क्योंकि इलेक्शन जो नए लॉज उसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि एपलेट कोर्ट में जाएंगे आप, जब तक वो फाइनल जजमेंट नहीं आती तब तक डी नोटिफाई नहीं किया जा सकता। वो तो ट्रायल कोर्ट में अगर जजमेंट आ गई तो आपकी कन्विक्शन तो हो गई है, तो लिहाजा आपको डी नोटिफाई भी किया जा सकता है और आप की जगह पे किसी और को कायदे से मुतलब किया जा सकता है। तो सर ये जो डिले हो रहा है, आपको नहीं लगता कि इससे आपके सियासी तौर पर नुकसानात बढ़ रहे हैं? इनको कम करने के लिए बेहतर ये होता कि जैसे फैसला आया था इसके खिलाफ जाया जाता रेलिवेंट अदालतों के अंदर। देखिए डिले तो उस तरह से हमारे खिलाफ जाए ना कि हमको वजीर आजम की सीट बैठे हों। हम तो वो जमात है जिनको 180 सीटें छीन के जो है ना महदूद कर दिया गया 92 सीटों पे। आज वो 92 सीटों में से भी 18 सीटें 1.5 साल के अंदर छीन ली गई इस निज़ाम को हथियार बनाते हुए। तो बात यह है कि इससे पीटीआई का नुकसान नहीं होना, इससे निज़ाम का नुकसान हो रहा है। जो एक डिसफंक्शनल डेमोक्रेसी थी, हम उस डिसफंक्शनल जमहूरियत से भी निकल के किसी और तरफ ही जा रहे हैं। तो इसमें नुकसान तो दूसरी साइड का ही है, वो जितना कम करते रहें उससे हासिल नहीं होगा। दूसरी साइड ने तो डिलीवर करना था अपनी परफॉर्मेंस के जरिए, ना कि ऑपोजिशन को दीवार से लगा के। वो परफॉर्मेंस कहीं नजर नहीं आ रही। दरो दीवार अब चिल्ला के कह रहे हैं कि इधर करप्शन के अंबार हैं, कभी 2000 अरब रुपए की करप्शन के सवालात उठ रहे हैं, कभी एडीसीआर की करप्शन पे जो है ना एक वजीर साहब बुकलाहट में पूरी फिर ब्यूरोक्रेसी पे इल्जामात की बौछार कर रहे हैं और पुर्तगाल तक की बातें हो रही हैं। फिर चीनी का स्कैंडल आपके सामने है। तो हो क्या रहा है? बुनियादी तौर पे तरीके इंसाफ तो चले जिस मुश्किलात में है तो है, मगर अवाम के लिए अवाम का जो खून निचोड़ा जा रहा है उसका कौन मुदावा करेगा? लेकिन बैरिस्टर साहब बात तो ये ना, वो कहते पहले आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया, आपसे सिंबल छीना गया, आपको आज़ादी हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ा, मखसूस नशिस्तों के मामले पे आपको नुकसान हुआ। अब अगेन यहाँ पे अगरचे आपके कुछ लोगों की कन्विक्शन हो गई है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि
कायदे इस पर इख्तलाफ अगर आपने दोनों ऐवानों में लेके आना है तो ले आइए, कोई और भी तो हो सकता है। बट पार्टी स्ट्रेटजी तो अभी तक यही लग रही है कि अगर उमर अयूब साहब नहीं होंगे तो कोई नहीं होगा, इसी तरह शिबली फराज साहब नहीं है तो फिर किसी और को नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। सर कल को चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेके पता नहीं क्या क्या अहम फैसले होने हैं, तो ये आप मौलाना फजल रहमान के हाथ में देना चाहते हैं ताकि ये फैसले आराम से हो और हुकूमत के साथ मिलकर कर लें। वो कि तो फिर आपने वही बात हुई ना कि मैदान छोड़ने वाली बात है। नहीं, मैदान तो छोड़ा ही नहीं जाता। देखें, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की नॉमिनेशन का प्रोसेस क्या है, ये कोई इसके लिए इलेक्शन नहीं होता। इसमें ये होता है कि ऑपोजिशन में ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नेचर किसके पास है, वो अपने सिग्नेचर लेके स्पीकर के चेंबर में जमा करा दिए जाते हैं और उसके बाद नोटिफिकेशन हो जाता है। देखें, सिस्टम इतना आसान नहीं है। उमर अयूब साहब का कब नोटिफिकेशन के लिए जमा हो गया था, खुद आप देखें, मार्च के महीने में जमा हुआ था और उन्हें नोटिफाई कब किया गया था, 2.5 महीने बाद। बात है कि इधर बहुत सारी जो ऐवान के अंदर जो गेमें चल रही होती हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स चल रही होती हैं, उनमें और बहुत सारे मामलात होते हैं। इसमें आप कहें ना कि इतना आसान है कि आज पीटीआई ने नॉमिनेट कर दिया और अगले इतने अच्छे हैं कि वो उस नाम को फौरन नॉमिनेट कर देंगे ऐसा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो ऐसा नहीं होने लगा। सर वो सिस्टम में तेजी आ चुकी है। ये वही इलेक्शन कमीशन है कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं तो नहीं कराए गए। उसके बाद मखसूस नशिस्तों का फैसला आया 13 रुकनी बेंच का, नहीं उस पर अमल दरामद हुआ। अब आपने देखा कि आपके खिलाफ सजाएं हो रही हैं और कैसे फौरी तौर पर डिनोटिफाई किया जा रहा है। तो ऐन मुमकिन है कि अगर आप इस मामले पे एक रिजटपन दिखाते हैं तो हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान साहब कुछ अरकान के दस्तखतों के साथ अपनी दरख्वास्त लेके चले जाएं और स्पीकर साहब फौरी तौर पर उनको नोटिफाई भी कर दें। है ना, वो तो आप इलेक्शन कमीशन की तेजियां बता रहे हैं ना, उनकी तो तेजियों की वजह समझ आती है। जब आप एक तरफ पार्टी बन जाएं तो वो तेजियां तो नजर आएंगी। बात है कि जब इतना बड़ा रिलीफ 26वीं आईनी तरमीम में इस इलेक्शन कमीशन को मिला हुआ हो तो वो तेजियां जस्टिफाइड है, वो नजर आती है। मगर है कि जाहिर बात है, हम ऐवान की जमात है, हम आपसी अपनी मुशावरत करेंगे, हम अपने दोस्तों के इस हफ्ते में जो केसेस लग रहे हैं वो देखेंगे। हमें कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, तमाम अदालतों से रजू कर रहे हैं, तो जैसे ही उधर से मुनासिब ऑर्डर आएंगे तो उसके हिसाब से अगली हिकमत अमली बनाई जाएगी। और इनफैक्ट ये बात हतमी नहीं है क्योंकि बैरिस्टर गौर साहब पिछले दिनों कह रहे थे कि यही कायदे में इख्तलाफ होंगे, गोया कि उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब, इनके अलावा हम किसी और को नॉमिनेट नहीं करने जा रहे। तो ये फैसला हतमी नहीं है, गोया कि इस पर भी सेकंड थॉट लिया जा सकता है कि क्योंकि इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं तो लिहाजा इनको लूज नहीं करना, तो कोई और हो सकता है। देखिए, इसमें अभी पार्लिमानी पार्टी में तो ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई, ना इमरान खान साहब तक ऐसी कोई बात गई है। आज भी इमरान खान साहब का तोशा खाना 2 का केस लगा हुआ था, जो कि हस्बे रिवायत आज फिर जो है ना जज साहब ने लिस्ट कैंसिल कर दी और उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। तो इमरान खान साहब तक ये सारी मामलात जाएंगे, उनकी आरा के बाद, उनकी एडवाइस के बाद ही इस किस्म का कोई फैसला हो सकता है। और इस हवाले से भी बैरिस्टर साहब को फैसला हुआ है कि जिन लोगों को सजाएं हुई हैं ये अपने आप को सरेंडर करेंगे ये अदालतों के सामने, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी, उनको जेल भेजने से मुतल्लिक अहकामात तो जारी हो चुके हैं। बट ऐसा नहीं है, वो गोया कि अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे और जब तक कि फिर उनके केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होते तब तक उस मंजर आम पे नहीं आएंगे। यही समझे सर हम? नहीं, देखिए, कानून जो पीपल्स पार्टी के लिए या नून लीग के लिए वही तरीके इंसाफ के लिए होना चाहिए ना। अगर रहमान मलिक की बगैर सरेंडर किए हुए अपील सुनी जा सकती है, अगर नवाज शरीफ के लिए रेड कार्पेट मिल सकता है, तो इन लीडरान के लिए क्यों नहीं हो सकता। ये तो फिर भी पेशावर हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेलें करा रहे हैं, प्रोटेक्टिव बेलें करा के अपनी अपीलें जमा करा रहे हैं, तो वो अपीलें सुनी जानी चाहिए। और उसके बाद अगर अदालत जो ऑर्डर करेगी, अगर सरेंडर का ऑर्डर होता है वो उसको देख लिया जाएगा, अगर उसके बगैर रिलीफ देती है तो उसके हिसाब से फैसला करेंगे। और इनफैक्ट सर अब अगला अमल, क्योंकि बात हो रही थी एहतजाज की भी, तो जो कि 5 अगस्त से कहा गया था कि शुरू तो हो गया है, बट सर उसके बाद हमें कुछ देखने को मिल नहीं रहा। बैरिस्टर गौर साहब से भी जब सवाल होता है तो उन्होंने कहा कि जी तहरीक तो शुरू हो चुकी है। सर इस तहरीक की शक्ल सूरत क्या है, अगली क्या होने जा रहा है, कुछ उस हवाले से भी कोई नई स्ट्रेटेजी को बनी है? क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है सर? देखें, वो स्ट्रैटेजी तो बन रही है, मगर देखने को बहुत कुछ मिल रहा है। देखें, थोड़ा सा आप कैमरे की लेंस को जो है ना आगे पीछे भी घुमाएं। बुनियादी तौर पे जो 3 दिन पहले वर्करों के घरों में छापे, जो वर्करों को उठाया गया, जो औरतों से बदतमीजी, जो पंजाब पुलिस का रवैया है, जो कि अब मुख्तलिफ वीडियोस के जरिए सामने आ रहा है, उसका कौन तदारुक कर रहा है?
बात है कि एक आपने खौफ की फ़ज़ा बनाई हुई है। जो इस वक्त इनकाउंटर चल रहे हैं पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती में, उसमें कभी किसी ने नज़र डाली है कितनी पॉइंट स्कोरिंग, कितने अपने ज़ाती स्कोर उसके ज़रिए सेटल किए जा रहे हैं? क्या कोई उसके पीछे देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। मगर फिर भी उस जबर के मौसम में तहरीक इंसाफ निकल रही है। अपने लीडरशिप को सज़ा होने के बावजूद, वर्कर को सज़ा होने के बावजूद वो अपना सर दे रहे हैं, वो निकल रहे हैं। 5 को निकले हैं, 14 को फिर निकलेंगे और बार बार निकलते रहेंगे जब जब उनके लीडर ने उनको पुकारना है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम में। ब्रेक से वापस आएंगे तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का ये दावा कि कई ब्यूरोक्रेट्स अरबों रुपए की करप्शन करके आप पुर्तगाल जैसे ममालिक के अंदर जाके जायदादें भी बना रहे हैं और वहाँ की नेशनलिटी भी लेने जा रहे हैं। कितना कोई इसमें हकीकत है, और अगर ऐसा है तो उनके नाम अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहे? एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो डिस्कस डिबेट करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। नाजरीन, बात करते हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट की, जिसमें उन्होंने कहा है कि हज़ारों ब्यूरोक्रेट्स ने करप्शन से कमाया हुआ पैसा गोया कि बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया है। और बिलखसूस पुर्तगाल का जिक्र करते उन्होंने कहा है कि ना वहाँ पर उन्होंने जायदादें बनाई हैं बल्कि अब वहाँ की शहरियत हासिल करने की तैयारियाँ भी कर रहे हैं। और अगर देखा जाए नाज़रीन, तो इससे पहले भी 2024 में आलमी सहाफ़ी तंजीम ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की एक तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया था कि दुनिया भर में पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान और साबिक फ़ौजी अफसरान की कई जायदादें हैं, जिनमें कहा जाता है कि मजमूई तौर पर 58,000 पाकिस्तानी हैं जिनके बैरून मुल्क असास हैं, जिनकी मालियत कोई 8 अरब डॉलर से ज़्यादा बताई जाती है। और सिर्फ दुबई में कहा यह गया है कि 23,000 रिहायशी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें से 17,000 पाकिस्तानियों की मलकियत है, जिनमें साबिक फ़ौजी अफसरान, इसके अलावा सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं। अगर ऐसा है नाज़रीन, तो एक तो ये कि हुकूमत ऐसे अफराद का नाम ज़ाहिर क्यों नहीं करती, अगरचे अब तो कानून आ चुका है जिसमें ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान को अपने असास से, अपनी फैमिली का असास से ज़ाहिर करना लाजिम है। और साथ में नैब जैसा इदारा, FIA जैसे इदारे कि जो जिनका काम ही करप्शन को रोकना और इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, वो क्या कर रहे हैं? तो आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं इस सेगमेंट में वफाकी वज़ीर मुमलकत बराए सकाफ़त हज़रत रहमान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। और उनके साथ मौजूद हैं साबिक फेडरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान रज़ा साहब। दोनों मेहमानों को शुक्रिया के साथ गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगा हुज़ैफ़ा साहब आप ही से। सर, ये स्टेटमेंट तो बहुत बड़ी है, बड़ा तहलका मचाया है, बट अगेन प्रॉब्लम यही होता है कि नाम ज़ाहिर नहीं किए जाते, बताया नहीं जाता। ये मसलियत क्या है? आप हुकूमत में बैठे हैं, अगर वो लोग के जो कौमी दौलत को लूट के बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहे हैं, सर ये तो कौमी मुजरिम है, इनके नाम तो कम अज़ कम बता देने चाहिए। कार्रवाई चलो बाद में आप करते रहेंगे जब करते रहेंगे। आसिफ साहब बहुत सीनियर हैं हमारे, और हमने तो सियासत भी उन्हें देखकर शुरू की, तो लेकिन मेरा उसमें नुक्ता नज़र थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि जब आप एक जमात के अंदर होते हैं और ख़ास तौर पर इतनी अहम वजारत पर भी फायज हों, तो बेहतर होता है कि आप कमरे में बैठकर पार्टी क़यादत की मौजूदगी में, स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी में इस तरह की बात सामने ले आते हैं और उस पर आवाम मुतकाज़ी होती है कि एक्शन होना चाहिए। क्योंकि फेडरल कैबिनेट का कोई मेंबर अगर सिर्फ और सिर्फ एज ए विसल ब्लोअर का काम करेगा तो विसल ब्लोइंग काम तो आपका है, हमारा काम तो एक्शन लेना है। लेकिन साथ इसके मैं ये भी समझता हूँ कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स ऑनेस्ट भी नहीं है और तमाम करप्ट भी नहीं है। इसी मुल्क में कुदरतुल्लाह शहाब, इसी मुल्क में अब्दुल्ला साहब, AK लोधी साहब मरहूम, इसी मुल्क में AZ शेरदिल साहब, ये डॉक्टर तौकीर शाह, ये आहद चीमा, ये सारे ब्यूरोक्रेट्स इसी मुल्क में ही पैदा हुए। तो जाहिर है कुछ काली भेड़ें भी मौजूद होती हैं। इंडियन सिविल सर्विस में आज भी वहाँ पर IAS का ऑफिशियल डिनर जो होता है एनुअली, उसमें मोस्ट ऑनेस्ट अफसर और मोस्ट करप्ट अफसर की सीक्रेट बैलेटिंग कराई जाती है और नेक्स्ट डे उसका जो रिजल्ट होता है वो हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश होता है। तो अगर करप्शन ना हो तो वहाँ की बैलेटिंग क्यों हो? हालांकि वहाँ की सिविल सर्विस बहुत मैच्योर है हमसे। इंडियन पुलिस सर्विस वहाँ पर जाहिर है, पाकिस्तान पुलिस सर्विसेज बहुत ज्यादा जो है वो समझते हैं कि मैच्योर हैं और हम इंपीरियल सिविल सर्विस के वारसीन हैं। तो मकसद कहने का ये कि इस तरीके से पूरे तबके को कह देना, कुछ ब्यूरोक्रेट्स लामाला होंगे जरूर, ख्वाजा साहब के पास मालूमात भी होंगी, जो तहकीकाती इदारे हैं, कुछ इदारे तो बराह रास्त ख्वाजा साहब के मातहत भी हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो ज़रा डिफेंस मिनिस्टर के मातहत होती हैं, उनसे उन रिपोर्ट्स को वेरीफाई और वेट कराने के बाद कैबिनेट में लाया जाता है। कैबिनेट हम बाकायदा उसको फॉरवर्ड करते, कंसर्न जो हमारी FIA है या नैब है,
तो इस तरीके से पूरे ही तबके को ये कह देना कि सारा तबका जो है वो पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज ले रहा है, मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं, और ब्यूरोक्रेसी से भी इसका रिएक्शन आएगा। और ज्यादा अच्छा होता कि ख्वाजा साहब जिस कद काट के अफसर सियासतदान है, वो इन अफसरान का इस तरीके से ट्वीट में या असेंबली में जिक्र करने के बजाय इसको किसी एप्रोप्रिएट फोरम पर करते, तो मेरे ख्याल से आज आप ये सवाल मुझसे ना कर रहे होते। यकीनन, क्योंकि आपने ब्यूरोक्रेट का जिक्र किया तो हमारे पास साबिक फेडरल सेक्रेटरी भी हैं ख्वाजा इमरान रज़ा साहब, तो ज़रा उनसे भी पूछ लेते हैं। ख्वाजा साहब, इनफैक्ट जैसे कि हुज़ैफा साहब ने भी कहा कि ऐसा नहीं है कि सब के सब करप्ट हैं, लेकिन ऐसा भी है कि काली भेड़ हर जगह मौजूद हैं। और अगर हम ब्यूरोक्रेसी का सर देखें सारा सिस्टम, तो उसमें जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है वो तो खैर सेक्रेटरी होता है फेडरल सर, उसी के पास सब कुछ होता है। सियासतदान अगर बतौर वफाकी वजीर आ भी जाएँ, जब तक फेडरल सेक्रेटरी ना चाहे सर कुछ नहीं हो सकता। तो ये इल्ज़ाम इतना बेजा तो नहीं है, अगर रिएक्शन बड़ा आ रहा है, कहा यह जा रहा है कि सर बदनाम किया जा रहा है ब्यूरोक्रेट्स को, बट आप समझते हैं कि जो इल्ज़ाम है इसमें कुछ ना कुछ सदाकत है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बतौर प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर उनका किरदार है, उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ हो नहीं सकता, तो यकीनी तौर पे वो भी शायद कुछ बेनिफिट्स लेते हों। और जो कहा जा रहा है उनकी जानिब से कि बहुत सारे लोगों ने पुर्तगाल और बाकी जगहों पे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, सर आप तो अरसा गुजार चुके हैं इस प्रोफेशन के अंदर। इफ्तिखार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन योर शो। एट द वेरी आउटसेट मैं सबसे पहले तो आपको ब्यूरोक्रेसी के इंस्टीट्यूशन का कहूँगा कि देखें जी, ये बैकबोन ऑफ द स्टेट है, स्टेट क्राफ्ट में इसका बड़ा अहम किरदार है और ये बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है और करता रहेगा। और इसको इस तरह अंडरमाइन करना जो है वो इंतहाई अफसोसनाक है। एक बात तो ये होगी। नंबर 2 होगी कि सियासतदान करप्ट है। ये मैं तो अब इस बात पे मुझे इजाज़त दीजिए कहने की कि ख्वाजा आसिफ साहब ने, मिनिस्टर जो डिफेंस हैं, मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं और मैं उनकी बड़ी ज़ाती अकीदत भी है, लेकिन मैं ना सिर्फ इस जो स्टेटमेंट है या ट्वीट जो है इसकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ख्वाजा साहब ने फिर आधी बात की है, आधा सच बोले और आधी बात रह गई। लेकिन ये बहुत आसान बात है कि इस तरह बात कर जाना और फिर जैसे हमारे दूसरे मेहमान ने बात की है, मैं इसका ज़रा डीपर रूट कॉज पे जाना चाहता हूँ, क्योंकि अब ये 3-4 दिन से बात हो रही है, तो आपके प्रोग्राम की वसादत से ज़रा अवाम के पास असल बात समझ में आ जाए। I'll just take 1 or 2 minutes। पहली बात ये है जी कि देखें, ये अदारा जो है इसका अपना इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटेबिलिटी और हमारे बाकायदा कॉन्डक्ट रूल्स हैं, एफिशिएंसी रूल्स हैं, बेशुमार चीज़ें हैं और हम उस पर ग्रो करते हैं। लेकिन हुआ क्या है, बिल्कुल करप्शन है, ब्लैक शीप्स है। ख्वाजा साहब ने विसल ब्लोअर का काम किया है लेकिन आधा किया है। अब मैं इसको मुकम्मल कर देता हूँ। देखें, ये है करप्शन का जो आगाज हुआ है, ये पॉलिटिकल पैट्रोनेज से हुआ है, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से हुआ है। इसमें 3 किरदार हैं। नंबर 1 पॉलिटिशियन, नंबर 2 ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेट, और नंबर 3 प्राइवेट सेक्टर, जिनमें कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, वेंडर्स आते हैं, आपके सुपर एलीट आता है, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं। ये तीनों ने मिलके एक ट्रॉयका बनाया है जिसके साथ वो फिर एक दूसरे के इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, जिसे अब हम कहते हैं अंजुमन सताइश बहमी। ठीक है जी, ये एक काटल बना है। अब उसके बाद होता क्या है, देखें, सबसे पहले जो सियासतदान है वो देखें 21 ग्रेड की और 22 ग्रेड की पोस्टिंग्स जो है वो मोहतरम वजीर आजम साहब करते हैं, जो भी वजीर आजम हो, और उनका प्रॉपर लो डाउन आता है, एजेंसी की रिपोर्ट आती है, उसके बाद वो लगते हैं। सेकंड बात, ये नहीं हो सकता कहते हैं कि कोई करप्शन कोई एक बंदा कर रहा हो। सबसे पहले क्या होता है, पहले पॉलिटिकल करप्शन का आगाज होता है। आप उसको पोस्टिंग देते हैं। आजकल आप देखिए 19 ग्रेड के अफसर को 21 ग्रेड में लगा दिया जाता है, वो यस मैन बन जाता है, वो गुलाम बन जाता है। उसके बाद वो आपको पॉलिटिकल कंसेशन देता है। वो कैसे देता है, फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में शिफ्ट करता है तो ओवर राइटिंग कर देता है, उसके बाद वो फाइनेंशियल करप्शन भी करता है। तो ये तमाम एक साइकिल है। अब मैं आपको 3 हिस्टोरिकल फैक्ट्स 1 मिनट में बता देता हूँ। सबसे पहले आगाज हुआ ZA भुट्टो साहब के टाइम पे, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो उन्होंने जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे और फाइनेंशियल इदारे थे उनके हेड्स ब्यूरोक्रेट्स को लगा दिया, वो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में आ गए। फिर ज़ियाउल हक साहब ने तरक्याती फंड्स के नाम पे करोड़ों रुपए देने लग पड़े,
अब वो सालाना अरबों रुपए में आ गए हैं। फिर तीसरे नाम पे नवाज शरीफ साहब ने और मरहूम बेनजीर साहबा में 1990 में उन्होंने अदारे और जो की पोस्टिंग्स थी वो पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए और पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किए। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि लाडली अफसर बन गए। मैं कतन नाम नहीं लूंगा किसी अफसर का कि ये अच्छे और ये बुरे हैं। कोई अफसर कोई एहसान नहीं करता ईमानदारी। ये अभी नाम भी लिए गए, मैं किसी नाम को इंडोर्स नहीं करता या कोई खिलाफ बात नहीं करता। सही मैं कहता हूँ पर्सनल होना चाहिए। लेकिन आपने ख्वाजा साहब बड़ा अहम नुक्ता उठाया ना, मैं ये चाहूँगा हुज़ैफा साहब के साथ यही रखें ना कि जब आप जूनियर रैंक के लोगों को सर सीनियर पोजीशंस पे लगाएंगे तो फिर अपने फेवरेट्स आप रखेंगे तो डेफिनेटली फिर वो यही करेंगे जो वो कह रहे हैं ख्वाजा साहब। तो ये तो ओवर द ईयर्स हमने हुज़ैफा साहब देखा है ना कि बड़े जूनियर रैंक के लोगों को सीनियर पोजीशंस दी गई और फिर उनको शायद हौसला भी दिया गया जो आप करेंगे हम आपके पीछे खड़े हैं। तो ये पॉलिटिकल इंटरवेंशन को तो सर रोका जा सकता है। और वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर के जो ये क्लेम करता है कि मैंने एक जगह की करप्शन नहीं की, उन्होंने अपने आप को अदालतों के सामने पेश किया, तो सर इस तरह के कंप्रोमाइज़ में तो नहीं जाना चाहिए ना। इन चीज़ों को तो एड्रेस किया जा सकता है, बजाय ये कि एक स्टेटमेंट दे दें कि जी लोग लूट के चले गए और आप सिर्फ बता रहे हैं कौम को कि जी उन्होंने पैसा मुंतकिल भी कर दिया है बट वी आर हेल्पलेस। हम नाम नहीं ले सकते ना उनको सजाएं दे सकते हैं। जी, मैं बिल्कुल ख्वाजा साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान में ग्रेजुअली अगर आप 1960 की दिहाई से देखें तो सिविल सर्विस का हमने डिक्लाइन देखा कि याहिया खान के अगर दिल में आया तो उन्होंने विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन कई ब्यूरोक्रेट्स फारिग कर दिए। भुट्टो साहब के दिल में आया, उन्होंने 12 सर्विस ग्रुप मुतारिफ करा दिए। बाकी आने वाले अदवार में भी सारी चीज़ें हमने देखने में आई। जिस तरीके से ख्वाजा साहब ने रोशनी डाली कि भुट्टो साहब ने किस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स का जो है वो उनका मुआशी जो है वो दिलचस्पी जो है वो इस तरीके से बनाई कि उन्हें आपने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज और मुख्तलिफ इदारों का सरबराह लगा दिया। लेकिन बात यह है कि देखें ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप सीनियरिटी के साथ कॉम्पिटेंस को भी म्यार रखें। और कॉम्पिटेंस के अंदर जाहिर है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ग्रेड 20 में एक बंदा इतना कॉम्पिटेंट होता है कि वो ग्रेड 21 की पोजीशन के लिए काबिल होता है। लेकिन माजी में देखने को मिला है कि ग्रेड 18 और 19 के बंदों को ग्रेड 21 की पोजीशंस दी गई और वो फिर जो चेन ऑफ कमांड होती है उसको भी उन्होंने वायलेट किया। और जब आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री के मंजूर नज़र होते हैं तो ज़ाहिर है फिर आपको कोई गर्ज नहीं होती कि मेरी ACR किसने लिखनी है। ज़ाहिर है अकाउंटेबिलिटी का आगाज़ ही वहीं से होता है कि एक ब्यूरोक्रेट की अकाउंटेबिलिटी एज ए ACR हो रही होती है। अगर वहाँ से कोई इशू बने तो उसके ऊपर एक ज़ाहिर ऑडिट पैरा उस पर लगता है, उसकी भी उसने अकाउंटेबिलिटी देनी है। ऑडिट पैरा खत्म हुआ तो उसने एंटी करप्शन भी उसकी अकाउंटेबिलिटी है, FIA भी अकाउंटेबिलिटी है, NAB भी उसकी अकाउंटेबिलिटी है, फिर कोर्ट्स हैं। ये 6 जो है अकाउंटेबिलिटी के पूरे ज़ाहिर स्टेप्स हैं जो किसी भी ब्यूरोक्रेट को नंबर आजमा होना पड़ता है। और मैं इस बात से सहमत हूँ ख्वाजा साहब की बात से कि अगर जो है ये मैं ब्यूरोक्रेट जो हमारे साथ हैं, ख्वाजा इमरान साहब उनकी बात कर रहा हूँ क्योंकि 2 ख्वाजा साहब आ रहे हैं ना जी। एक ख्वाजा साहब के इल्जामात के हम जवाब दे रहे हैं और एक ख्वाजा साहब की बात को मैं सेकंड कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने कहा मैं क्लैरिफाई कर दूं। तो बात इसमें कोई आप ठीक कह रहे हैं कि सियासी मुदाखलत ना हो, सियासी इन्फ्लुएंस ना हो, सियासी सपोर्ट ना हो, आपके एम्बिशन ना हो सियासी लोगों के, तो आप मर्जी के ब्यूरोक्रेट्स लगाकर मर्जी के फायदे हासिल ना करने हो तो ज़ाहिर है फिर वो ब्यूरोक्रेट को गलत काम अपने लिए भी करता हुआ 4 दफ़ा सोचेगा। जब उसको पता होगा कि मुझे सियासतदान की सपोर्ट हासिल है, किसी वजीर की सपोर्ट हासिल है, किसी चीफ एग्जीक्यूटिव की सपोर्ट हासिल है, तो वो 4 काम गलत आप ही कहने पे करेगा तो 8 अपने लिए भी करेगा। और साथ साथ वो जो है अपना भविष्य तो बर्बाद करेगा ही करेगा, आपके सिस्टम का, अपने आपके मुल्क का जो है वो जो फ्यूचर है उसको भी, वो उस इदारे का जो निज़ाम है उसको भी बड़ा मुतासर करेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो पहले ऑलरेडी कह चुका हूँ कि ख्वाजा साहब क्योंकि इस वक्त एक फेडरल मिनिस्टर हैं, ये बात जो है ख्वाजा साहब ने जो की है, मुमकिन है उनके पास बहुत सारे इररिवोकेबल एविडेंस हों और उनको हम झुटला भी ना सकें और वो बहुत सीनियर पोजीशन पर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जिस जगह पर वो हैं उन्होंने एक्शन लेना है ना कि उसका इजहार करना है। ख्वाजा साहब जो है सर यही है, एक्शन लेने वाले हैं। प्रोग्राम एक छोटी सी ब्रेक से वापस आए, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। रिसेंटली आप देख रहे हैं चीनी का बहरान, गोया कि उस मामले में भी राना तनवीर साहब आके गोया कि मीडिया के सामने ये कहना कि कुछ लोगों के नाम हमने ECL पे डाल दिए हैं, बट अगेन उन नामों को सिर्फ सीने से लगा के रखना, इसका मतलब क्या है? इसका या तो फिर ये कि आप शरीक जुर्म है, तो अगर आप अकाउंटेबिलिटी पर यकीन रखते हैं तो सर उनके नाम सामने लेके आए ना, ताकि लोगों को यकीन आए
कि हुकूमत करप्शन के मामले पे जीरो टॉलरेंस के साथ आगे चल रही है? क्योंकि मैं राणा तनवीर साहब की मैंने गुफ्तगू पूरी नहीं सुनी, लेकिन जाहिर है देखें पूरी दुनिया के अंदर कारोबारी जो हजरात होते हैं उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई आखिरी स्टेप होता है, और रियासतें अवॉइड करती हैं कि बिलियनियर बिजनेसमैन जो करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि उससे आम जो छोटा कारोबारी तबका है वो डर जाता है, और हमेशा कारोबारी लोगों के खिलाफ सिविल कार्रवाई चलती है और वही लंबा अरसा चलती है। तो लेकिन जाहिर है चूंकि यहाँ पर अशिया खुर्दनोश का मामला था और हमारे पास ऐसे सबूत मौजूद थे कि ये लोग एक कार्टेल बनाकर और फिर जो है जो स्टॉकिस्ट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं और जानबूझकर चीनी की किल्लत पैदा कर रहे हैं और मार्केट को ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो उसमें जाहिर है उन लोगों की हद तक उन्हें मैसेज देना भी जरूरी था, इसलिए उनके नाम ईसीएल में डाले गए, लेकिन उसकी तशहीर जरूरी नहीं थी। मकसद ये था कि आप जुर्म के खिलाफ होते हैं, फर्द के खिलाफ नहीं होते, इंसान के खिलाफ नहीं होते। सर 300 अरब रुपए लोगों की जेबों से 300 अरब रुपए निकाल लिए, नाम ईसीएल में डालकर कुछ लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए, कुछ लोगों की शुगर मिल से हमने स्टॉक उठा लिया। तो मकसूद ये नहीं था कि किसी बंदे की आप जो है वो तशहीर करें और उस बंदे को जो है आप डिफेम करें या उसको निशाना बनाएं और फिर आप ही कह रहे होते कि जी आपने एक्शन लेना था, आप एक्शन लेते, ये क्या जरूरत थी कि आप फलां फलां शुगर मिल की पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये शुगर मिल फलां सियासतदान की है, फलां सियासतदान की, और आपने सियासी लोगों को विक्टिमाइज करने के लिए इस चीनी बहरान को इस्तेमाल किए। तो मैं चूंकि उस इंटरव्यू को मैंने पूरा नहीं सुना, राणा तनवीर साहब क्या फरमा रहे थे, लेकिन उसका बैकग्राउंड ये है। और चीनी वाले मामले के अंदर भी आपने ये देखा कि इस मसले को हमारी गवर्नमेंट ने किसी बंदे ने एड्रेस ही नहीं किया, बता ही नहीं सके हम अब तक इशू है क्या। इशू मैं आपको बता देता हूँ, इशू सिर्फ ये है कि आज तक शहबाज शरीफ जब तक चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे चीनी का बहरान हमने नहीं आने दिया, हत्ता कि खाद का और डीएपी का जो है वो भी हमने बहरान जो है नहीं होने दिया, हालांकि दोनों फेडरल सब्जेक्ट हैं, लेकिन इसके ऑपरेशन सारे जो है वो सूबों के पास होते हैं। यहाँ इस दफा मसला क्या हुआ कि पॉलिसी फेडरल दे रहा था, शुगर एडवाइजरी बोर्ड जो है वो फेडरल के पास था, उसमें बेशक चारों सूबों के वुज़रा मौजूद थे, लेकिन जो पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट बना रही थी चाहे इंपोर्ट की चाहे एक्सपोर्ट की, उसको इंप्लीमेंट भी किसी ने करना था। हमने ये तय किया कि 25 लाख जो है मेट्रिक टन अगर शुगर मौजूद है और हमारे मुल्क में 5 लाख 10,000 5 लाख 20,000 पर मंथ जो है वो शुगर इस्तेमाल होती है मेट्रिक टन, तो उसकी इंप्लीमेंट तो सूबों ने कराना था ना। सिंध हुकूमत भी हाथ पे हाथ धरकर बैठ गई, पंजाब की तरफ से भी वो सपोर्ट नहीं मिली, जिसकी वजह से शुगर कार्टेल इतना मजबूत हुआ, हमें ईसीएल और इन चीजों पे जाना पड़ा। मैं समझता हूँ इसमें सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का नाम लेना है, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहना कि वो शुगर की कीमतें कंट्रोल करने में या उन्हें अपनी जगह पर रोकने में नाकाम रहे। सूबों को पूरी जिम्मेदारी हमें देना पड़ेगी। अगर सूबों की तरफ से पूरा ताउन होता तो ये नौबत ही ना आती। देखिए सूबों ने एक्शन लेना ना, मरकज में इस्लामाबाद, आप लोग अक्सर हमें कहते हैं कि आप तो 18 किलोमीटर के वजीर आजम है, इस्लामाबाद में कोई शुगर मिल है ही नहीं। अगर पंजाब में कोई शुगर मिल पे जो है वो अपना जो जितना भी स्टॉक है उसको छुपाकर बैठा हुआ है, स्टॉकिस्ट के साथ मिलकर रेट ऊपर लेकर जा रहा है, तो मुतल्लिका डीसी ने कार्रवाई करनी है। तो इसमें जरा शहबाज साहब ने अगर कोई चीज हमारी हुकूमत ने गलत की हमारे खाते में जरूर डालें, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि चूंकि चीफ एग्जीक्यूटिव अपने खाते में डालें। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये सवाल मरियम नवाज साहबा से बनता है, मुराद अली शाह साहब से बनता है, अली अमीन से बनता है, और इसी तरह वहाँ पे बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर से। ख्वाजा साहब, इनफैक्ट एक तासुर ये भी है कि ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक जो स्टेटमेंट आई है उसकी बुनियादी वजह यह है कि रेड टेपिज्म बड़ा है, गोया कि हुकूमत वक्त कुछ करना चाहती है, इस मुल्क में सरमायाकारी लाना हो या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जाना हो, उसमें सबसे बड़ी रुकावट ही ब्यूरोक्रेसी है, चीज़ों को रोकना, आगे न बढ़ने देना। सर ये वजह भी हो सकती है आपके ख्याल में कि जिसकी बुनियाद पे स्टेटमेंट आई है? देखें जी, जो इनएफिशिएंसीज हैं, आप इसको इनएफिशिएंसी के ज़ुमरे में तो बात कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ब्यूरोक्रेट्स की वीक है, प्रोक्योरमेंट के मेथड्स को फॉलो करना इन क्विक फास्ट ट्रैक में वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, और स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के। जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना, कॉन्ट्रैक्ट को फिर उसके बाद उसको पहले कंसीव करना, फिर उसको बनाना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, इट्स अ वेरी वेरी टेक्निकल जॉब। लेकिन बात देखें, जो बात करप्शन की है ना, आप उस पर सिंगल आउट नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, प्रॉब्लम यहाँ पे इसलिए आई है कि ब्यूरोक्रेसी को सबसर्विएंट बना दिया गया है। ब्यूरोक्रेसी इज नॉट सबसर्विएंट टू द गवर्नमेंट। ब्यूरोक्रेसी एक इंडिपेंडेंट, उसका एक रोल है, एक इम्पार्शियल रोल है। पहले दिन मेरा किबला डायरेक्टर जनरल सिविल सर्विस अकेडमी ने दुरुस्त कर दिया। जब मैंने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा यू आर सर्वेंट ऑफ लॉ। मैंने लॉ के मुताबिक चलना है, प्रोसीजर्स के मुताबिक चलना है।
होता ये है कि जब एक कॉम्प्रोमाइज आप करते हैं, देखिए 97-99 में मैं शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में पीएसओ था और उनके बहुत करीब उनका काम किया। द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट टाइम वाज, एंड दैट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ शहबाज शरीफ एज चीफ मिनिस्टर। वो उसमें जो लेट जावेद महमूद थे वो सेक्रेटरी टू सीएम थे, वो ग्रेड 19 में थे और मैं ग्रेड 17 में था। मैं सेक्शन ऑफिसर लगा था, मैं डिप्टी सेक्रेटरी लग सकता था, वो सेक्रेटरी लग सकते थे, लेकिन वो एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज लिखते थे। दैट वाज, इसका मतलब कि एक एरेटिक पोस्टिंग नहीं होने दी थी हमने। ये कोई बात नहीं है कि 18 ग्रेड का बंदा 20 ग्रेड के से ज्यादा एफिशिएंट है तो उसको आप डीजीएलडी लगा दें। दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द थिंग जहाँ पे आपने मेरिट को वायलेट किया है। बेसिक ईथॉस ऑफ ब्यूरोक्रेसी है रूल बेस्ड वर्किंग एंड मेरिट बेस्ड वर्किंग। उसकी रिक्रूटमेंट भी, उसकी प्रमोशन भी, उसकी पोस्टिंग भी मेरिट बेस्ड होती है। तो जब ये पॉलिटिकल डिसीजन पे उसको पोस्ट करते हैं देन कम्स द ट्रबल। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं फेटफ के इंटरवेंशन की। देखिए फेटफ के जो कानून है वो हो रहा है, वो गेट कीपर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम है दुनिया का। वो कहता है जहां पे मिस यूज ऑफ सिटीजनरी, जो पोर्चुगल का जो है ना, वो टेस्ट केस बन रहा है फेटफ के लिए कि ऐसे जहां पे करप्शन को आप थ्राइव करने से अनडिटेक्टेड रहती है, अनपनिश रहती है, फिर वो बाहर की सिटीजनशिप लेते हैं और वो थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट्स इन द स्कीम्स या वहां पे प्लॉट लेते हैं और वहां पे वो फिर करप्ट मनी जो है वो मनी लॉन्डर करते हैं। वो कहते हैं करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग जो इंट्रिंसिकली लिंक्ड है। तो ये फेटफ के इशू बन जाएगा। मिनिस्टर साहब को चाहिए, मैंने 2-3 और प्रोग्राम्स में भी ये जिक्र किया है कि इमीडिएटली टास्क फोर्स बनाइए। जैसे 97-99 हम टास्क फोर्स में काम करते थे, प्राइम मिनिस्टर शुड मेक अ इंटर एजेंसी टास्क फोर्स जिसमें बाहर पैसा हुआ जो यूएई में पड़ा हुआ है, लंदन में पड़ा हुआ, ये मैं नेशनल इंटरेस्ट में बात कर रहा हूँ, ये है पब्लिक इंटरेस्ट, ये है मेरिट बेस्ड। इससे सबसे बड़ी जरूरत है रेयर मिनरल्स में पैसे आ जाएंगे, क्रिप्टो में आ जाएंगे, अल्लाह करे आ जाए, लेकिन ये बने बनाए पैसे पड़े हैं और ये पैसे वापस मिलते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान को आपने आगे लेके चलना है, करप्शन का कल्चर जो है वो रैम्पेंट है, लेकिन वो हर लेवल पे है। और एक बात मैं बता दूं, जब हम आए थे सिविल सर्विस में, वी हैड अ प्राइड, हमने बड़ी इंटेग्रिटी से, डिग्निटी से, सेल्फ रिस्पेक्ट से काम किया। आप इस तरह के इल्जाम लगाएंगे तो नए लोग जो है डिसअपॉइंट हो जाएंगे। और आखिरी बात मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको ये एक बात शेयर करता हूँ। मोस्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस, उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता फेल्ड स्टेट की तरफ जा रहा है, और जब ये अनगवर्नेबल हो जाएगा तो हम अपना ब्रीफ कैश पकड़ेंगे और हमने पहले सिटीजनशिप लियो उधर चले जाएंगे। इसीलिए क्रिटिकल मैस पाकिस्तान बाहर जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए, मुक्तदर हलकों के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंज है, प्लीज वेक अप एंड टेक एक्शन एंड ब्रेक दिस कल्चर ऑफ करप्शन। ये करप्शन का कल्चर है, ये एक आदमी की बात नहीं, ब्लैक शिप ब्यूरोक्रेसी में भी है, पॉलिटिक्स में भी है, जुडिशरी में भी है, हेल्थ में भी है, एजुकेशन में भी है, इट्स एवरीवेयर। लेकिन जब आप टॉप से एक्शन लेंगे तो फिर ठीक होगा। यकीनन सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक नहीं बल्कि एक्शंस लेने पड़े, क्योंकि माजी में स्टेटमेंट्स ली गई, उनका बड़ा नुकसान हुआ। जिस तरह आपने कहा कि फैटफ और दीगर इदारे हरकत में आ सकते हैं कि जब मुल्क का वज़ीर दिफा ये बात कर रहा हो कि यहाँ पे करप्शन, उसके नतीजे में फिर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का अख्ताम करते हैं, मेहमानों के शुक्रिया के साथ। खुदा हाफिज़।